नेक्स्ट पेपर में आते हैं नवंबर दिसंबर 2022 का पेपर है ना, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ a इक्वल टू 0 1 1 0 b इक्वल टू 0 -1 i 0 और दे दिया है यहाँ पर कि वेयर i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है ना। प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं भी दिया रहता तो हम लोग को ये हम लोग को प्रीडिफाइंड है, जानना है कि i स्क्वायर का मान क्या होता है -1। ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड वाले में आ जाते हैं LHS ना। तो LHS को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी करना पड़ेगा। तो a प्लस बी कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का प्लस कैसे होता है, एलिमेंट वाइज है ना। इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 1 - i, यहाँ पे 1 + i और ये है 0। नेक्स्ट जो बोल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और इनटू में a प्लस बी, मतलब इसको दो बार लिख करके आपस में इनटू कर दें। ठीक है। तो लिख लेते हैं 0 1 - i 1 + i 0, अगेन 0 1 - i 1 + i और 0। ठीक है। सॉल्व कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, तो पहले इस रो का इस कॉलम से है ना। तो 0 का 0 0 हो जाएगा, 1 - i और 1 + i, 1 - i और 1 + i। अब इसी रो का इस कॉलम से है ना, तो 0 का इससे हो जाएगा तो 0 यहाँ 0। ठीक। देन नेक्स्ट वाले रो का फिर से दोनों कॉलम में करेंगे, क्या मिल जाएगा 1 + i का 0 में, तो ये 0 तो ये 0। फिर इसका इससे करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 + i और 1 - i। अब ये दोनों को देखो a - b और a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ भी वही आ जाएगा 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर। अब i स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 0 0 2 0 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब RHS को देखते हैं। RHS में क्या है, a स्क्वायर है ना। a स्क्वायर मतलब a × a होगा ना। तो a को लिख लेते हैं 0 1 1 0 और इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 1 1 0। तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो रो और कॉलम का, तो ये हो जाएगा 0 और 1 का 1। फिर नेक्स्ट वाले में 0 0, क्लियर है ना। फिर मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा और 0। ठीक है। फिर b स्क्वायर बोल रहा है तो b स्क्वायर यानी फिर से b × b और b की वैल्यू दिया है 0 - i और 0, यहाँ भी 0 - i और 0। मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा 0 - i होगा ना। इसमें जब करेंगे तो 0 0। ठीक। दूसरे वाले का 0 0, यहाँ करेंगे तो -i स्क्वायर और 0। मान रख देते हैं i स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा ये +1 होगा ना। +1 0 0 +1। अब लास्ट में हमको चाहिए क्या, a स्क्वायर + b स्क्वायर है ना। a स्क्वायर + b स्क्वायर, दोनों के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको, 1 और 1 2 फिर 0 0 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS = RHS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला का अथवा ना, और वाला क्वेश्चन था
कि इफ ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, देन प्रूव करना है ए इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये डैश क्या है? ट्रांसपोज है ना। इसको ऐसा भी लिख सकता था ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना, जैसे ए दिया है तो पहला रो निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज, या इसी को बोलेंगे ए डैश ना। ठीक, कैसे करेंगे? देखो, रो को कॉलम बना देना है। जैसे ये पहला रो है R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3। R1 को क्या बना देना है? C1। ठीक है, तो 2 3 4, R2 को C2 बना दो, 5 7 9, ये -2 1 1। सेम इसी प्रकार B डैश जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? यहाँ से 4 0 5 1 2 0 0 3 1। A डैश B डैश दोनों। अब क्या करना है? इनटू करना है। LHS ले लो। LHS में क्या बोल रहा है? AB का डैश, मतलब पहले हम लोग को AB निकालना है। AB मतलब नॉर्मल वाला जो A और B दिया है उसका इनटू, है ना। तो AB देखना, AB का इनटू कैसे होगा भाई? पहले A को लिखना है फिर B को लिखना है ना, ध्यान रखना। पहले लिख लेना है इस स्टेप पर, ठीक? नहीं समझ में आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। A का मान है 2 5 -2 3 7 1 4 9 1 4 1 0 0 2 3 5 0 1। इनटू करते हैं, कितना मिलेगा बताओ? ऐसा इस रो का इस कॉलम है ना। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 0 जा 2, कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। ठीक, इसी का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 3 गुना 6 4 के 12 12 और 6। ठीक है, क्लियर है ना? डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसी का तीसरे वाले 2 5 जा 10 0 4, ये हो जाएगा 14। आएगा क्या? सही है ना? एक बार क्रॉस चेक करते जाना। अब इसका दूसरे वाले कॉलम रो का तो 5 चौके 20 7 27 0 14। वो जो तीसरा है, हाँ 14 थोड़ी होगा सर, 4 5 या 20 हुआ, 2 5 या 10, देखो ना। अच्छा हाँ ठीक है ना? हाँ, ये हो जाएगा 27, देन 0 14 9 27 27 हो तो कितना हो जाएगा? 41 41 है। इसका देखो 5 का 0 हो जाएगा, 7 गुना 14 9 27 27 और 4 21 27। ठीक है, 25 0 9 25 और 9 34। अब इसका तीसरे वाले का -8 +1 -7 0 2 3 5, फिर -10 और 1 -9। सही है जी। अब हमको चाहिए क्या था? AB का डैश, मतलब इसके रो को कॉलम बना देते हैं, है ना। ये हो जाएगा 11 18 14 फिर 27 41 then 34 -7 5 -9, ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं राइट साइड। तो राइट साइड में बोल रहा है RHS B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, है ना। तो B ट्रांसपोज का जो मान है उसको लिख लेते हैं 4 0 5 1 2 0 0 3 1 और इंटू में A ट्रांसपोज 2 3 4 5 7 9 -2 1 1। ध्यान रखना है यहाँ पर
बी पहले है और ए बाद में है ना, तो उसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि बी ए बराबर ए बी, ऐसा नहीं है ना, वो हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं है। कई क्वेश्चन में हो सकता है कि ये बी जो है बी ए के बराबर होगा, लेकिन अपने को सीक्वेंस में ही लिखना है, मतलब बी पहले लिखा तो पहले बी बराबर है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा 8 और 3 11, ठीक है ना। दूसरे वाले में तो 20 और 7, फिर तीसरे वाले में -8 और 1 -7, ओके। फिर 0, फिर 2 3 या 6 और 12 6, फिर 0 14 27, यह हो जाएगा 41। फिर 0 2 और 3 5, फिर 10 और 4 14 25 0 9 34, 5 गुना 10 और 1 तो -9। अब यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना। आव्यूह की सहायता से निम्न समीकरण को हल करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, AX इक्वल टू B या X इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें हम लोग वेयर A इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, तो 1 2 1 -2 0। अब यहाँ पर y वाला टर्म नहीं है तो उसके जगह पे 0, then 1 z वाले में 3 और -3 और 1। कैपिटल X क्या हो जाएगा, वेरिएबल मतलब x y z, और कैपिटल B मतलब कांस्टेंट वाला टर्म 2 3 0। A और A, X और B तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, सिर्फ क्या चाहिए A इनवर्स, है ना। A इनवर्स के लिए हम लोग को करना क्या रहता है, एडजॉइंट A अपॉन में मॉड ऑफ A। सबसे पहले मॉड ऑफ A निकाल लेते हैं इसका, ठीक। तो 1 साथ में क्या आएगा, ये मैट्रिक्स 0 -3 1 1, देन माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए इसके दो कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -3 1 1 +3, इस बार इसके लिए 2 0 1 1, क्लियर है सबको, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 +3 बनाया है +2 यहाँ हो जाएगा 2 +3 +3 0 -2 2 -0 निकालना 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 गुना 10 और 3 गुना 6, तो 19 आ जाएगा ना। सर आप तो बनाए हैं, इधर 7 आया, आप ही बनाए बड़ा बेटा सर, तो 0 2 हाँ 2 सर, मतलब वो 2 जो है वो -2 होगा सर, आप इसका बनाया है वैसे गड़बड़ा है, यहाँ सही है ना, -2 0 1, ठीक है, ये मतलब 3 -3 1, ठीक है सर, वो सब पूरा सब सही है। हाँ सर बस वो जो 0 2 नहीं है वो सर 1 लिए तो ये वाला भी है ना, ठीक है। -2 लिए तो सर वो भी ठीक है 2 सर, -3 इसके बाद 1 1 +3 लिए तो 2 -2 0 1 1, सर उसका जो नीचे जो लिखे हैं ना 2 -0 अच्छा, 0 -2 सर, आप इसको लिखें उल्टा लिख देते हैं, हाँ मतलब ये सही है ना, ये है 19 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इक्वल टू होता है A11 A12 A13 A21 A22
निकालते हैं, A11 क्या हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो -1 के पावर 1 1 होगा, इसको पहले एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर लेते हैं M11। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, Aij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस j और Mij। ये है कोफैक्टर और इसको क्या बोलते हैं कोडिटरमिनेंट्स ना, कोडिटरमिनेंट्स। और I और j क्या है नंबर ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, तो -1 का पावर 2 यानी +1 और M11 मतलब इसके लिए लेना है, तो ये जो बचेगा वही कराएगा उसका M11 या कोडिटरमिनेंट्स। तो 0 -−+3। ठीक है, A12 आ जाएगा -M12 और M12 मतलब इसके लिए, तो इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे 2 3, तो 2 -3 1 1, ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा माइनस था 2 +3, ये हो जाएगा -5। ठीक, अगला A13 हो जाएगा प्लस में M13। M13 कितना आएगा इसके लिए, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे 2 0 1 1, तो 2 - 0 यानी क्या आ जाएगा 2। A21 इसके लिए आएगा माइनस में -M21, -M21 मतलब इसके लिए रो और कॉलम छोड़ देंगे -2 3 1 1, -2 -3 -5, ये हो जाएगा +5। A22 प्लस में आएगा M22 और M22 का मान रहेगा इसके लिए, इसके कॉलम रो को 1 3 1 1 1 3 1 1, 1 -3 यानी कि -2। A23 इक्वल टू आ जाएगा M23 माइनस M2 और 3 5 आएगा। ठीक है, M23 इसके लिए निकलेगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 -+2 कितना आ जाएगा 3 ना, 1 लिख लेते हैं 1 -2 1 1, तो 1 -+2, तो 3 -3। A31 इक्वल टू प्लस में आएगा M31 मतलब इसके लिए, तो ये वाला चार्ट -2 3 0 -6 सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा +6 -0 यानी +6। A32 कितना आ जाएगा -M32 और M32 इसके लिए, तो 1 -3 और -6 -3 -6 -9, ये हो जाएगा +9। A33 ये हो जाएगा प्लस में M33 और M33 क्या आएगा इसके लिए ना, तो ये वाला जो टर्म आएगा 0 -+4। तो ये हम लोग के पास सारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब उसको हम लोग एडजॉइंट वाले फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो एडजॉइंट कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आएगा मतलब 3 ना, 3 -5 और 2, फिर 5 -2 -3 6 9 4, ये हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है, तो A इनवर्स हम लोग का मिल जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट मतलब 3 -5 2 5 -2 -3 6 9 4 और अपॉन में 90।
ठीक, मॉड ए 90। अब ये जो फॉर्मूला है x इक्वल टू a इनवर्स v, इसमें रख देते हैं x मतलब x y z और a इनवर्स यानी कि 1/19 और मैट्रिक्स 3 - 5 2 5 - 2 - 3 6 9 4 और d साथ में 2 3 0। क्या कर दे रहे हैं, बस वो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको 19 से डिवाइड कर दो, है ना। 1/19 को बाहर ही रखो, इसका पहले मल्टीप्लाई 3 दूना 6 5 3 15 और ये 0 तो 19 आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो -10 -6 16 आएगा ना। -16 ठीक, इधर 4 और -9 कितना हो जाएगा, -5 नहीं -13 2 2 जा 4 ना, 3 3 जा 9 -5 ना, हाँ ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा 19/19 -16/19 और -5/19। कंपेयर कर लो, x इक्वल टू 19/19 यानी कि 1, y इक्वल टू आ जाएगा -16/19 और z इक्वल टू आ जाएगा -5/19। ये हो जाएगा हम लोग का x y z का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के अथवा वाला क्वेश्चन था कि सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट्स। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये ऐसा भी लिखता है कि सॉल्व बाय डिटरमिनेंट्स मतलब या फिर क्रैमर, बात देखिए अगर क्रैमर भी बोला तो फिर हम लोग को क्रैमर वाले से बनाना है, डिटरमिनेंट बोला तो भी क्रैमर से ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए उससे कंपेयर कर लेते हैं जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना रहता है d, यहाँ कहीं कहीं बुक में डेल भी लिखा रहता है ना, डेल बात देखिए, ठीक। तो d कैसे लिखेंगे, a1 वाला पहला कोफिशिएंट को लिख लेना है, ठीक। पहला में क्या है 2, दूसरे में 1, तीसरे में x वाला टर्म नहीं है मतलब 0, ठीक। दूसरा b1 b2 b3 -3 यहाँ नहीं है 0 -1, तीसरे में c1 c2 c3 4 1 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना है बताओ, फिर निकालते हैं dx, फिर dy और dz। तो dx के लिए क्या करना रहता है कि जो x वाला कोएफिशिएंट था ना उसको हटा करके उस dy पर कांस्टेंट को रख देना, ठीक है। -4 0 2 -3 0 -1 4 1 4। अब dy की बात होगी तो क्या करना है, इस बार y वाले टर्म है ना, x वाले को छोड़ देना है, y की जगह पे ये कांस्टेंट वाले टर्म -4 0 2 सॉल्व करते चलो इसको 4 1 4। dz का बात करेंगे तो इसमें x और y वाला सेम रहेगा, z की जगह पे चेंज हो जाएगा, -3 0 -1 यहाँ आ जाएगा 2 -4 0, है ना। कितना आएगा बताओ, पहला वाले का 10 आएगा, 10, यस सर, सेकंड वाले का सेकंड में -10 फिर उसके बाद फिर dy करेंगे, dy 20 dz 10। अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं क्रैमर का, क्रैमर रूल है ना, कितना क्या होता है, x इक्वल टू dx अपॉन में d, 20 y इक्वल टू dy अपॉन में d और
और z इक्वल टू dz अपॉन में d। तो x का मान निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा dx मतलब -10 अपॉन में 10 कितना हो जाएगा -1। y इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 10 यानी कि 2 और z इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 10 यानी कि 1। तो x इक्वल टू मिल गया -1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ dz कितना आता है dz minus लिमिट -40 p टेंड टू 0 dz minus 8 4 प्लस 3 4 माइनस p अपॉन में। तो लिमिट का क्वेश्चन है ये, है ना, हम लोग क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो लिमिट वाले में जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा अंडर रूट वाला ना, इसका 2-3 क्वेश्चन है रूट में, ठीक है, तो उसमें क्या करना है हम लोगों ने, रेशनलाइज करना है। ठीक, रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे इसके पॉजिटिव का गुणा, और वो पर्पज इसलिए रहता है कि ये जो अंडर रूट है उसको हटाने का। रेशनलाइज कर देंगे तो a माइनस बी प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट कैंसिल। तो रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस पी प्लस 4 माइनस पी और अपॉन में 4 प्लस पी और प्लस 4 माइनस पी, ऐसा मल्टीप्लाई। ठीक, अब लिमिट p टेंड टू 0, ऊपर में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 4 प्लस p का होल स्क्वायर माइनस b मतलब 4 माइनस p का होल स्क्वायर। नीचे में एज इट इज p और ये अंडर रूट 4 प्लस p प्लस अंडर रूट 4 माइनस p। अब लिमिट p टेंड टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस पी, माइनस का अंदर में ले लो -4 माइनस माइनस प्लस p और अपॉन में p और अंदर में 4 प्लस p प्लस 4 माइनस p, 4 कैंसिल, 2p आ जाएगा। लिमिट p टेंड टू 0 2p अपॉन में p। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बात किए थे, ऐसी रहने अंडर रूट 4 प्लस p प्लस 4 माइनस p, एक p तो कैंसिल हो। अब p का लिमिट रख देते हैं, ठीक है, p मतलब 0, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 4 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 0, क्या मिल जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4 यानी कि 2 और यहाँ पे अंडर रूट 4 यानी कि 2, तो 2/4 यानी कि 1/। सर वो p का वैल्यू 0 है। हाँ, लिमिट रख दी, ठीक है ना। 4 का हो जाएगा अंडर रूट 4 का 2, ये भी अंडर रूट 4 का 2, 2 और 2 4, 2/4 यानी कि 1/। सर ये कितने मार्क्स का आता है सर? और ये हो गया आंसर। ठीक है, अथवा ने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x प्लस 1 2x प्लस 3 और x प्लस 2 3x प्लस 2। ठीक है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। उसी का तो और क्वेश्चन था कि निम्न का मान ज्ञात करना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक प्रीवियस ईयर वाले में बना चुके हैं। देखो, लिमिट अगर इंफिनिटी आता है तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि वहां से उसको कॉमन ले लेना है बाहर। मतलब x अगर इंफिनिटी है तो x वाले को बाहर कॉमन निकाल के पट्टी में ले आना है, या n वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे पिछले बार, है ना। इसका सर इंफिनिटी ऑफ इंफिनिटी है। हाँ, इसलिए ना, क्योंकि जो इंफिनिटी होता है ना, क्या होता है 1/0 होता है। अगर हम लोग बटे में इंफिनिटी रख देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब वो टर्म 0 होगा। तो क्या
बचेगा क्या? ठीक, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 प्लस 3/x बचेगा। यहाँ भी x को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2/x, यहाँ भी x कॉमन ले तो 3 प्लस 4/x वहाँ आया था। अब देखिए ये जो x वाला टर्म है ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। अब लिमिट के जगह पे क्या रख देना है? इंफिनिटी। तो क्या बचेगा? देखो 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ 2 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी, और यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी और 3 प्लस 4/इंफिनिटी। अभी हम क्या बताएं? इंफिनिटी यानी कि 1/0। तो 1/0 जब रखोगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि ऐसा 1 प्लस 1 अपॉन 1/0, यहाँ भी 2 प्लस 3 अपॉन 1/0, नीचे भी 1 प्लस 2 अपॉन 1/0 और यहाँ 3 प्लस 4 अपॉन 1/0। तो ये 0 ऊपर जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये 0, बचा क्या क्या? तो 1 है ना, यहाँ का 1 बचा, 1 इंटू 2 बचा ना, नीचे यहाँ भी 1 बचा और यहाँ का 3 बचा, 2/3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इक्वल टू cos x to the power cos x to the power cos x dash infinity, find dy by dt। इसका दो क्वेश्चन है, एक cos के जगह पे सीधा सीधा साइन आ जाएगा और एक और क्वेश्चन है जिसमें a टू दी पावर x a टू दी पावर x ऐसा। ठीक है, तो जब भी पावर रिपीट होता रहेगा तो क्या करना है हम लोग को कि इस ऊपर वाले को क्या मान लेना है? y। ठीक, तो क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू cos x टू दी पावर y। ठीक है, क्या कर लिए हम लोग? ये जो रिपीटेड वाला टर्म था उस पूरे को मान लिया y। ठीक, अब जब भी दो फंक्शन एक दूसरे की पावर होगी, मतलब एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग y यहाँ हो जाएगा log cos x टू दी पावर y। ठीक, अब लॉग में फॉर्मूला एक होता है कि अगर log x टू दी पावर m है, m सामने आ जाता है। ठीक, जब ये जो पावर है सामने, ठीक, ये हो जाएगा log y इक्वल टू y इंटू log cos x, इक्वेशन नंबर। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या हो जाएगा? dy by dx, सॉरी dy by dx किसका? log y का, और इधर भी dy by dx y इंटू log cos x होगा ऐसा। ठीक है ना? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या बताए थे कि dy का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा? ये जो x वाला टर्म है एक साथ, सॉरी y वाला d अपॉन dy ना, ये वहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, वहाँ ऐसा नहीं करना है। तो d by dy किसका? log y का, log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y और dy by dx। इधर जब बात करेंगे तो दो टर्म अलग अलग है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म एज इट इज d by dx किसका? सेकेंड का log cos x प्लस सेकेंड एज इट इज और
डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का मतलब वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका डायरेक्ट नहीं होगा, cos x को t मानना पड़ेगा, है ना, t मान के ही बनाते हैं, तो क्या आ जाता है ये, यहाँ जो कर रहे हैं ना लेट cos x इक्वल टू t, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग t, और t का फंक्शन है सिर्फ dt बाई dt प्लस लॉग cos x और dy बाई dx। ध्यान देना ये dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 1/y dy बाई dx और माइनस log cos x और dy बाई dx। ये आ गया कौन सा, ये टर्म मेरा उधर। अब ये जो टर्म बचा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y log t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t और वापस dt बाई dx। इन दोनों से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन हो गया 1/y माइनस log cos x, बचा ऐसा। इधर t का वापस मान रख दो, t किसको माने थे, cos x को, तो y अपॉन cos x और dy बाई dx इसका cos x का, तो dy बाई dx यहाँ पर चाहो तो एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस y इंटू लॉग cos x होगा ऐसा। इधर y अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक। अब ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाई dx और इंटू में 1 माइनस वाई लॉग cos x और y को उधर ले जाओ तो y स्क्वायर और साइन अपॉन cos होता है tan x होगा। ये पूरा टर्म इंटू में है, हमको सिर्फ dy बाई dx का मान निकालना है, तो पूरे टर्म को अपॉन करो, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग cos x। ये हो गया हम लोग का आंसर। कभी कभी प्रूव करने को भी दे देता है, डायरेक्ट ना प्रूव करो, है ना, उसके बाद देखिए। अब ये ऐसा है, साइन वाला अगर क्वेश्चन रहता तो क्या था, यहाँ पर cot x आ जाता, क्योंकि उसमें cos अपॉन साइन आता और माइनस में नहीं आता, प्लस में आता, और नीचे यहाँ भी लॉग साइन x, बस इतना ही अंतर आता, साइन वाला क्वेश्चन आता, ठीक है। फोर्थ का और वाला क्वेश्चन आया था, अथवा वाला, कि इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू log ex अपॉन में 1 प्लस log ex का, शायद वो क्वेश्चन हो रहा है, देख ले। चलो जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले तो देखो फिर से वही बात है कि x के पावर में y है, मतलब दो फंक्शन पावर में, क्या लेना पड़ेगा, log, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही लिख लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या log लेने पर इधर हो जाएगा log x टू दी पावर। ध्यान रखना जो प्रूव करना है उसमें e भी है, इसको तो समझते हो कि क्या है, log का बेस है ना, आधार, ठीक। इधर आ जाते हैं तो log e टू दी पावर x माइनस। अब यहाँ पर फिर से अभी वही वाला फॉर्मूला, y जो है सामने आ जाएगा, y इंटू log ex, log और e का मान होता है 1, ठीक है, ऐसा log e या log a मतलब ये जो है बेस और ये दोनों अगर सेम है तो इसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक। इधर में क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, मतलब x माइनस वाई। अब क्या कर लो, y वाले टर्म को इधर ले आ, तो y इंटू लॉग ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई।
y दोनों से कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 1 प्लस log ex इक्वल टू x। हमको y का मान चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, x अपॉन में बच जाएगा log ex। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, या उसको 1 माने हो तो इसको 2 माने, जैसा इक्वेशन से। ठीक, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट ना, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, इधर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर dy बाई dx, डिनोमिनेटर का मतलब log ex और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला ना। आगे बढ़ते हैं, क्या मिल जाएगा, तो डी बाई डी एक्स, इधर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log ex माइनस x, यहाँ पर 1 का हो जाएगा 0 और log ex का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x, और नीचे में 1 प्लस log ex का होल। अब 1 प्लस log ex माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा और 1 प्लस log ex का होल। 1 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा log ex अपॉन में 1 प्लस log ex का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व इतना एट 1,2 ना। क्या बोल रहा है कि वक्र इतना के लिए इसका अभिलंब और क्या बोलते हैं स्पर्श ना, स्पर्श ज्या तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो ऐसे समीकरण हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले स्पर्शज्या वाला समीकरण में क्या होता है, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy बाई dx एट x कॉमा y, और इधर रहेगा कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाता है -1 अपॉन dy बाई dx और x कॉमा y और इधर कैपिटल X माइनस। ठीक, मतलब फाइनली हम लोग को dy बाई dx निकालना है और वहां पर रखना है। ठीक है ना, dy बाई dx मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन है ना। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एज इट इज dy बाई dx प्लस सेकेंड y एज इट इज और dy बाई dx किसका, x का। इसमें जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पर y का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx और 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाएगा x dy बाई dx और एक और dy बाई dx वाला टर्म है, उसको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से बचा हम लोग का y और यहाँ बचा 2 इक्वल टू में 0।
dy वाले को एक साथ, तो dy बाई dx बचेगा क्या 1 प्लस एक्स और इक्वल टू इन दोनों को उधर माइनस वाई माइनस टू को उधर ले जाओ तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई माइनस टू अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये हम लोग आ गया dy बाई dx। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या स्लोप ना। स्लोप निकालने के लिए बोलता है स्लोप ऑफ इक्वेशन या समीकरण की प्रवणता, ठीक है ना, हिंदी में प्रवणता या ढाल। ठीक, अब इसको हम लोग को निकालना है कैसे, एट पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, क्या लिखेंगे dy बाई dx एट 1, 2 मतलब x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 कर देंगे, क्या मिल जाएगा -2 अपॉन में 1 प्लस x यानी कि 1, ये हो जाएगा -4 अपॉन में 2 यानी कि -2। और दूसरा निकालना है 1 अपॉन माइनस dy बाई dx, ठीक है ना, उल्टा कर देना है। तो इस बार क्या 1 अपॉन dy बाई dx माइनस में और एट 1, 2 तो 1 बाई dy बाई dx करोगे तो क्या हो जाएगा, मान रख लेते हैं -1 अपॉन यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसमें मान रख दो कितना मिल जाएगा तो -1 और y मतलब 2 माइनस -2 अपॉन में 1 प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला तो ये 2 जो है -2 हो जाएगा और नीचे में -4 कैंसिल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा इसका। अब हम लोग इक्वेशन में मान रख देते हैं, तो पहला जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा कैपिटल Y और माइनस y, y मतलब जो y का मान दिया हुआ है ना 2 इक्वल टू dy बाई dx एट x, y, ये हो जाएगा इसका मान कितना है -2 और साथ में कैपिटल X और स्मॉल x दिया है 1, सॉल्व कर दो तो कैपिटल Y -2 इक्वल टू -2x माइनस प्लस 2, इसको इधर ले आओ प्लस 2x प्लस y और ये उधर जाएगा तो इक्वल टू में 4, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया किसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस y मतलब फिर से 2 और इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट x, y, इसका मान आ गया है 1/2 और साथ में कैपिटल X माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो तो 2 इधर आ जाएगा इस बार तो कैपिटल 2y -4 इक्वल टू x माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो ये हो जाएगा सब उधर ले आओ x माइनस 2y और इसको इधर ले आएंगे तो -4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, ये है ना x माइनस 2y ये इधर आएगा तो प्लस -4। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। 5 का आपका वाला क्वेश्चन दिया था फाइंड द पॉइंट एट विच बात नहीं करें द टेंजेंट टू द कर्व y equal to -1 plus √4x minus 3 has its slope 2/3। क्या बोल रहा है हिंदी में कि बिंदु ज्ञात कीजिए जबकि वक्र कौन सा ये ना वक्र इतना
के स्पर्शज्या की प्रवणता या ढाल कितना है 2/3। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। नहीं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे दिया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, लेट कर लेते हैं कि लेट पॉइंट A, B, P मान लेते हैं C, A, B, है ना। जो पॉइंट है वो क्या है A, B। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी हम लोग बात की, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx, ये होता है dy/dx, मतलब उसका क्या कर लेना है dy/dx निकाल लेना है। तो dy/dx निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा d/dx -1 प्लस अंडर रूट 4x - 3। तो इधर तो dy/dx ही रहेगा, 1 का हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x - 3 और x में 4 का मल्टीप्लाई है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx हम लोग का आ जाएगा 2/4x - 3। यह हो गया क्या उसका स्लोप। ठीक है, अब जो इक्वेशन होता है, अब ये जो पॉइंट लिया है इसमें हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि जो a है, a मतलब x है ना, a मतलब x और b मतलब y। तो a जो है वो किसके जगह पे है x के जगह पे है। तो यहाँ लिख लेना फॉर या एट पॉइंट P, A, B dy/dx हो जाएगा 2/4a - 3, ऐसा होगा। और ये कह रहा है कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है 2/3 के बराबर है। यानी कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्लोप 2/3 = 2/4a - 3। यहाँ से सॉल्व कर दो तो 2 गायब हो जाएगा और 3 वहाँ आ जाएगा ये। तो √4a - 3 = 3, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 4a - 3 = 9 और 4a हो जाएगा 9 + 3, तो 4a हो जाएगा 12 और a हो जाएगा 12/4 यानी कि 3 होगा ना। तो a की वैल्यू आ गया 3। ठीक, अब दूसरा पॉइंट निकालना है कौन सा b है ना। अब हम लोग के पास जो इक्वेशन गिवन था है ना, तो गिवन इक्वेशन है y = है -1 प्लस अंडर रूट 4x - 3। अब इस y की बात करें तो हम लोग y किसको मान रहे हैं b को, तो b = हो जाएगा -1 प्लस 4x, x यानी कि a की वैल्यू कितना आया है 3 - 3, तो -1 प्लस 12 - 3, ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 9 यानी कि 3 -1 प्लस 3 यानी कि 2। तो b की वैल्यू हो गया 2। तो जो हम लोग का पॉइंट था डिजायर, जो पॉइंट फाइंड करना था P, A, B, वो हो जाएगा 3, 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ना, कौन सा इम्पोर्टेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = x³ - 18x² + 96x। ठीक है ना, क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = इतना। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम लोग ना 2021 वाले में बना चुके हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग को वहां से देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। छठवां का अथवा, हाँ, तो क्या दिया हुआ है कि लेट सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 20
देन फाइंड द नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, है ना, कि मान लिया दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 20 है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात करना है यदि उनका गुणनफल अधिकतम है। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना कि a प्लस बी जो कि दिया हुआ है कितना 20, बात नहीं है, देखो a प्लस बी कितना दिया हुआ है 21। ठीक, अब बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे ना, तो p मैक्स इक्वल टू होगा a इंटू बी होगा। क्या कर लेते हैं यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस a और यहाँ पर रख देते हैं, तो p मैक्स इक्वल टू हो जाएगा a और b की जगह पे 20 माइनस a। ठीक है, ऐसा ही होगा। a और b ले लिए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, x और y ले लेते हैं ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएबल लेंगे तो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना है ना हम लोग, क्लियर है ना, डिफरेंशिएशन करना है इसलिए हम लोग x और y लेके चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हो जाएगा x और y की जगह पे मान रख देंगे 20। ठीक, अब बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमा, हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, जो p मैक्स है मतलब dp अपॉन में dx इक्वल टू होना चाहिए कितना 0 होना चाहिए। तो इसका पहले क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर लो, उधर हो जाएगा dp अपॉन में dx, इधर देखो x 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो d बाई डी एक्स, क्या मिल जाएगा 20x का हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 2x। तो अब बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम dp बाई dx की वैल्यू कितना होना चाहिए 0 के बराबर, तो इसको जो है 0 के बराबर कर लो, 20 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 0 और 2x इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 20 बाई 2 यानी कि 10। x की वैल्यू आ गया, अब x की वैल्यू आ गया तो यहाँ रख लो तो y निकल जाए, है कि नहीं। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा p मैक्स कितना होना चाहिए, ये दिया है x प्लस वाई, तो x यानी कि 10 ना, 10 प्लस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10। ठीक, तो x आ गया 10 और y आ गया 10 और मैक्सिमम होना चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम आएगा 100, 10 इंटू 10 यानी कि 100। ऐसे दो नंबर लेना था जिसको सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 और उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, पहला स्लोप जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल या प्रवणता, और दूसरा है x एंड y इंटरसेक्ट्स मतलब x तथा y अंतःखंड। तो सबसे पहले हम लोग ना स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है हम लोग जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, ये होता है वेयर m क्या है स्लोप, ठीक, और ये होता है y इंटरसेप्ट। ठीक, तो जो इक्वेशन दिया है ना सबसे पहले उस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक, तो जो इक्वेशन दिया है उसमें से देखो 4y को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल टू में 4y हो जाएगा। हमको क्या चाहिए y के टर्म में चाहिए, तो 4 को इधर ले आओ, तो 3/4x प्लस 10/4 इक्वल टू हो जाएगा y, या इसको थोड़ा ऐसा लिख लें इसके जैसा, तो कैसा लिख सकते हैं y इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4 इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 का, है ना, तो कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा x का जो कोफिशिएंट है वही हम लोग का कहलाएगा क्या m, मतलब क्या स्लोप कहलाएगा ना, ध्यान लिख लेना
इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा m इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा क्या स्लोप, ठीक, या ढाल या प्रवणता, ठीक। अब बोल रहा है x और y इंटरसेप्ट्स ना, तो देखो x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला x इंटरसेप्ट्स के लिए होगा क्या एट y इक्वल टू 0, है ना। x इंटरसेप्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन आया है ना, इसमें y की जगह में क्या रख देते हैं 0, तो क्या मिल जाएगा देखो 0 इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस 10/4 इक्वल टू हो जाएगा 3x/4, और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा -10/3, यही हो जाएगा हम लोग का x इंटरसेप्ट्स, ठीक। अब y इंटरसेप्ट्स बोल रहा है, क्या लिखेंगे y इंटरसेप्ट्स, या इसी को क्या बोलते हैं y अंतःखंड, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, दोनों का अंतर एक ही है ना। x इंटरसेप्ट निकालना है तो वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 0 रखने पर जो x का वैल्यू आएगा वही का जाएगा क्या x इंटरसेप्ट, और सेम उल्टा y इंटरसेप्ट निकालना है तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, उसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने पर y का जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा हम लोग का y इंटरसेप्ट, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो y इक्वल टू डायरेक्टली x के जगह में क्या रखना है 0 रखना है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 10/4, तो यही हो गया y इंटरसेप्ट कितना 10/4, तो ये दोनों इंटरसेप्ट हो गए x और y, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का ही अथवा क्वेश्चन है, क्या याद है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या करना है कि सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु जो है क्या है समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है ना, देखो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज और रेक्टेंगल में एक ही डिफरेंस है ना। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि जो अपोजिट साइड्स हैं सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी, इक्वल होगी, और जो डायगोनल होंगे या विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे। लेकिन आयत में क्या होगा कि सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट साइड भी बराबर होंगे और डायगोनल भी बराबर, ठीक है। तो डायगोनल के अपोजिट साइड निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। अपोजिट साइड ये ध्यान देना है यहाँ पर ना थोड़ा सा कि ये सीक्वेंस को रखना है ना A B C D ऐसा, या तो A B C D ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि A B और C यहाँ उड़ के पहुंच गए, उड़ना नहीं, सीक्वेंस में ही रखना है। तो निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे A B कैसे निकलेगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको मान लिए x2y2 और इसको मान लिए x1y1, ठीक। तो क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1 2, है ना, प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 4, यहाँ 64 है ना, 16 8 आ जाएगा। सेम वैसे ही क्या निकाल लेते हैं CD, तो CD निकाल लो, CD इक्वल टू किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो, तो क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे माइनस का कर सकते हैं, छोड़ दो ना, हमको तो प्रूव करना है, हमको तो बस प्रूव करना है, तो सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं, दूसरा वाला ठीक नहीं आ जाएगा, सही। हां, तो ये हो जाएगा कितना
5 में से 3 ना, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, देखो 2 मतलब 4 और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 68। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ए बी और सी डी। अब बच गया क्या, ए डी और बी सी। ए डी निकाल लेते हैं, ए डी कितना हो जाएगा इस बार 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा ना। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 का स्क्वायर मतलब 60, तो अंडर रूट 20। अब निकालना है क्या, बी सी। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये भी वही आएगा ना, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 16 यानी कि अंडर रूट 20। तो ए डी और बी सी ये भी इक्वल हो गए, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गया। डायगोनल को देख लेते हैं, ठीक। डायगोनल मतलब ए सी क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये 12 का स्क्वायर मतलब 144 है ना। तो 4 6 10 150 आ रहा है ना, अंडर रूट 150। दूसरा निकाल लेते हैं बी डी इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 4 यानी 60। तो 150 में 160, ये 160 होगा, ठीक। तो ए सी और बी डी क्या हो गए, इक्वल नहीं, ठीक है। तो डायगोनल जो है इक्वल नहीं हुआ, यहाँ लिख लेना होगा क्या, सिंस है ना फ्रॉम एबव है ना, फिगर या डायग्राम क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स मतलब ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी आर इक्वल, बट डायगोनल्स ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। सो जो गिवन वर्टेक्स है वो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स, ठीक, या दिए गए जो शीर्ष हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड आउट वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला यानी कि परवलय और वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है। फोकस को बोलते हैं नाभि, एक्सिस को अक्ष और इसको बोलते हैं नियता। तो पैराबोला का समीकरण दिया है, हम लोग को इतना चीज पढ़ करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब क्या करना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना रहता है ना। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं है तो 2 का इंटू कर लिए और 2 का डिवाइड। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दो और माइनस 6 पहले से है उसको, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे दोनों टर्म को इधर ले आओ तो इधर प्लस में आ जाएगा कि नहीं, y की तरफ क्या आ जाएगा प्लस 1/4 और प्लस 6 होगा। इसको भी सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा y प्लस 4 तो 1 प्लस 24 ये आएगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। तो दोनों 4 4 24 यही आएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये जाएगा y प्लस 25/4 आएगा ना, और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे, ठीक है। एज्यूम क्या करना है, लेट x प्लस 1/2 इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 24/4 यानी कि कैपिटल Y। तो इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, तो x स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में रहता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4 यहाँ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। 4 का मल्टीप्लाई कर लिए और 1/4 कर लिए। अब इसका कंपेयर कर लो तो एक की जगह पे क्या लिख रहा है, 1/4, ठीक है। कौन सा पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलो बता दो अपना। पहला वर्टेक्स यानी कि सेल्स है ना, सेल्स क्या होता है, वर्टेक्स होगा 0 0, ठीक। बताया था कि वर्टेक्स और लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला का सेम होगा। वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होगा और लेटस रेक्टम कितना होगा, 4a, उसको नहीं बोलना है, ठीक, चाहे कोई भी पैराबोला। तो अब यहाँ देखो ये है हम लोग का स्मॉल x और y के लिए, लेकिन हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं इसमें कैपिटल X Y, तो ये है कैपिटल X इक्वल टू 0 और इधर दिया है कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X मतलब हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1/2, इधर y प्लस 24/5/4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा -24/5/4। हम लोग का जो वर्टेक्स हुआ नया वो क्या मिल गया, x यानी कि -1/2 -25/4, ठीक, ये हो जाएगा वर्टेक्स आंसर, ठीक। अगला क्या निकालना है, दूसरा फोकस। फोकस या इसी को क्या बोलते हैं, नाभि, है ना। तो नाभि होता है इसका 0,a, ठीक, 0,a। तो फिर से कैपिटल X इक्वल टू 0 और इधर कैपिटल Y इक्वल टू a। x मतलब x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2, इधर y प्लस 25/4 इक्वल टू a यानी कि 1/4। इसको सॉल्व कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 -25/4 कितना आ जाएगा, -24/4, 25 में से -24 आएगा ना, तो ये हो जाएगा -6, यही आएगा जी, सॉरी। तो फोकस हम लोग का हो जाएगा -1/2 -6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्सिस, हाँ, थर्ड है एक्सिस, अक्ष। अक्ष या एक्सिस क्या होता है इसका, 0 ना, कैपिटल X इक्वल टू 0। कैपिटल X कितना था, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अक्ष का समीकरण या एक्सिस। 4 नंबर है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता, और नियता होता है y इक्वल टू -a। y कितना माने हैं, y प्लस 25/4 और a यानी कि 1/4। इसको जब सॉल्व कर दो इस बार आ जाएगा -1/4, और या तो ऐसा करो कि 4 का मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 4 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4y यहाँ हो जाएगा प्लस 25 और इक्वल टू -1। इसको इधर ले आओ, 4y प्लस 26 ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का समीकरण। एक और बच गया, हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, क्या, लेटस रेक्टम, है ना जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभि
लंब। नाभि लंब किसी भी पैराबोला का होता है 4a। तो a का मान है 1/4 यानी कि तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां का और वाला है कि फाइंड इसेंट्रिसिटी, फोकी, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, ये हो गया उसका केंद्रता है ना। और फोकी को बोलते हैं नाभि, और ये हो गया हम लोग का नियता, और ये हो गया नाभि लंब, है ना। देख रहा है ना। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का, वो होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू m। ठीक, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लाते हैं। तो 6 को दोनों के बटे में ले आओ, तो 2x² अपॉन में 6 प्लस 3y² अपॉन में 6 इक्वल टू में 1। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, क्या मिल जाएगा x² अपॉन, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √2 का। ठीक, अब एलिप्स में ना दो कंडीशन होता है, एक a इज ग्रेटर देन b और एक a इज लेस देन b। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल टू आ गया √3 और b इक्वल टू आ गया √2। कौन बड़ा है? A is greater है than ना। कौन सा कंडीशन हो गया? a इज ग्रेटर देन b। ठीक, और निकाल लेते हैं। पहला क्या निकालेंगे? इसेंट्रिसिटी ना। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? E इक्वल टू फॉर्मूला a बड़ा है 1 माइनस b² अपॉन a²। मान रख लेते हैं, तो 1 माइनस b कितना है? √2, तो 4 अपॉन 3 2/3। तो ये जाएगा कितना? 3 माइनस 2 यानी कि 1 है ना। 1/√3। ठीक है ना। 3 यहाँ निकालेंगे, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। 1/√1 ही होगा और √3। तो इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता हम लोग का आ गया क्या? 1/√3। ठीक है, अब क्या निकालना है? नाभि। तो नाभि या फोकी। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्लस माइनस a e, 0। तो प्लस माइनस a यानी कि √3 और e कितना है? 1/√3 और कॉमा 0। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कॉमा 0। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस 1 कॉमा 0 और एक बार माइनस 1 कॉमा 0, है ना। इसीलिए इसको फोकी बोलते हैं, नाभियां बोलते हैं। ठीक है, एक साथ लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। ठीक, नियता का फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस a/b होगा। ठीक, तो प्लस माइनस a यानी √3 और e का मान है 1/√3, ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस 3। ठीक है, यह हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पर भी दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक बार जब प्लस लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, नियता का समीकरण जिसको बोलेंगे, वो दो होगा इसके। ठीक, एक और बच गया क्या? नाभि लंब। ठीक है ना। लेटस रेक्टम या नाभि लंब कितना होता है? 2b² अपॉन में a। ये होता है ना। 2b² अपॉन a। तो 2b मतलब √2 का होल स्क्वायर अपॉन में a यानी कि √3। ठीक, तो 2 इंटू में 2 अपॉन में √3, ये आएगा 4/√3। ये हो जाएगा नाभि लंब का लेटस। नंबर 9, फाइंड मीडियन फॉर द डाटा गिवन बिलो ना। मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका का डिटेल जो है हम लोग ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो बना चुके हैं। तो फॉर्मूला
देखने सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, दिया क्या है यहाँ पर, मीन पॉइंट दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब मध्यमान और क्या दिया हुआ है, आवृत्ति, है ना। तो सबसे पहले तो इसको जो है क्लास पहले बनाएंगे इसका, है ना। तो क्लास इंटरवल इसको हम लोग CI बोलेंगे या वर्ग अंतराल, ना वर्ग अंतराल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, इसको लिख लेते हैं 0 से नहीं 5 से 15, 20/2 यानी कि 10। अब 15 से 25, ठीक, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, बन गया। अब माध्यिका में हम लोग एक चीज और निकालना रहता है, क्या, CF, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति, ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, तो पहला वाला एज इट इज, फिर नेक्स्ट वाले को प्लस करते हैं ना, 22, फिर 62, 92, 92, 100, मतलब समेशन ऑफ F भी आएगा, इसी को बोलेंगे N। अब यहाँ पर जो क्लास दिया है वो कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन में F और इंटू N/2 माइनस C, ठीक। तो सबसे पहले N/2 कर लेते हैं, तो N/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 कहाँ शामिल होगा, इसके ठीक सामने ये हो जाएगा मीडियम क्लास, मतलब ये L1 L2, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। फॉर्मूले वहां रख लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, L2 मतलब 35 माइनस 25 अपॉन में F यानी कि 40 और N/2 यानी कि 50 माइनस 22। सॉल्व करो, 35 माइनस 10/40 इंटू में 18, 10 से हो गया 8, 4 से हो गया 28, 4 9 40, 4 7 28, 10 10 35 माइनस 7 यानी कि 28, ये हो जाएगा इसका आंसर माध्यिका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का फॉर्मूला है फाइंड मोड फॉर द डाटा, ठीक है। बहुलक निकालना है हम लोग को दिए गए अंक के लिए या टेबल। सबसे पहले साइज भी दिया है, मतलब x दिया है, उसी को बोलेंगे हम लोग हिंदी में आकार, है ना। और फ्रीक्वेंसी या f आवृत्ति दिया है। तो ये है डेफिनेट या डिस्क्रीट वाले श्रेणी का क्वेश्चन, ठीक। डिस्क्रीट वाले में करते क्या है कि जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ठीक सामने x का जो मान है वो है उसका बहुलक होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि दो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब इस केस में हम लोग एक और मेथड पढ़े थे, क्या, एनालिसिस टेबल वाला, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम या समूहीकरण, ना समूहीकरण विधि, या इंग्लिश में बात करें एनालिसिस टेबल के थ्रू मोड फाइंड करते क्या है। इसमें इसको कॉलम 1 मान लेते हैं और ऐसा ही कॉलम हम लोग बना लेते हैं, और कितने टोटल कॉलम बनते हैं, 6 ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 ना। करते क्या है, पहला वाला में ये तो एज इट इज, सेकेंड वाले में दो को जोड़ना है ना, ऐसा, ठीक। और जो पेयर में नहीं आएगा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो 6 5 11 15 17 15। अब इसमें एक छोड़ के दो, ठीक। तो एक छोड़ देते हैं पहला वाला, इसको ऐसा, और नीचे भी एक छोटा उसको छोड़ देते हैं।
8 और 6 14, और 7 और 9 16, 8 और 9 17। ठीक, अब फोर्थ वाले में 3 3 है ना, तो ये 3 को जोड़ देना है और ये 3 को, और ये 2 नहीं आएंगे तो छोड़ देना। ठीक, 8 से 14 5 19 और 9 8 17 7 24। फिर एक छोड़ के 3 3, पहला वाला छोड़ देना है, 3 3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक, 14 7 21, नीचे 26 है ना, 18 8 26। अब लास्ट वाले में 2 छोड़ के 3 3 ना, ये दोनों को छोड़ दिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 8 7 9। ठीक, क्या हो जाएगा 14 8 24, और इसका आएगा 17 6 23। अब जो है एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस टेबल में क्या करना है कि एक तरफ रहेगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, पंक्तियों की संख्या, और दूसरे तरफ लिखेंगे अधिकतम आवृत्ति वाले अंक, है ना। ऐसे मार्क्स को लिखना है, ऐसे डाटा को लिखना है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले डाटा। तो सबसे पहले देखिए 9 है, पहला कॉलम, यहाँ कॉलम लिख लेते हैं, बस 2 3 4 5 6। ठीक, फर्स्ट 9 है, इसके लिए था 12 का, 12 और एक और 9 14। दूसरे में 17 कहाँ से आया था, इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो 12 और 13। ठीक है ना। थर्ड वाले में फिर से 17, तो ये किसके लिए आया था, इन दोनों को जोड़ने के बाद आया था ना, 13 और 14, 13 14। चौथा में 24, तो ये 24 किसके लिए आया है, 7 और 8, 3 3 को जोड़े थे ना, 3 ये हो गया ना, 11 12 13। ठीक है जी, 11 12 13। पांचवा में 26 कब आया, एक छोड़ के 3 3 में, पहला छोड़ के ये 3 में आया था 21 9 8 ये वाला 12 13 14, 12 13 14। लास्ट में 24 कब आया, तो 2 छोड़ के 3 3 8 7 9 10 11 10 11 12। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। कौन आया है, 12, 1 2 3 4 5, 12 5 बार। ठीक, 14 13 को 14 ज्यादा है, 14 सर 12 3 5 13 को लिख लेते हैं 1 2 3 4, मतलब 12 है ना। लेना है कि फ्रॉम एनालिसिस टेबल है ना, 12 जो है मैक्सिमम टाइम आया है ना, अतः क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था वितरण या समूहीकरण या एनालिसिस टेबल, है ना। ये था डिस्क्रीट वाले का। इसी में अगर क्लास वाला आता तो पहले क्या करते, यहाँ पर क्लास को लिखते चले जाते, फिर लास्ट में फिर फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फाइंड QD फॉर द गिवन टेबल ना, क्वार्टाइल डेविएशन या QD बोलते हैं इसको ना, क्वार्टाइल डेविएशन और शॉर्ट में बोलते हैं QD या चतुर्थक विचलन। ठीक है, QD के फॉर्मूले की बात करेंगे। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ठीक, जहां Q1 और Q2, तो ये कौन सा सीरीज है, कौन सा है,
इंडिविजुअल है ना, इधर सीरीज वो जो दिया है सीरियल नंबर मतलब मंथ है, सीरियल नंबर है, पहला मंथ दूसरा मंथ बारहवां मंथ मतलब सीरियल नंबर है। और इधर इनकम दे दिया मतलब मंथली ईयरली इनकम बोल सकते हैं उसको, ठीक है नहीं, कि पहला महीना में 39 रुपये कमाया फिर दूसरा, तो मंथली इनकम दिया हुआ है। तो कौन सा हुआ, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में जो Q1 का फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/4 टर्म होगा, ऐसा यही होता है ना, यस सर। n+1/4, ठीक। और एक और रहता है क्या, 3, Q3 = 3n+1/4 टर्म। हिंदी में बात करेंगे तो वहां पर, यहाँ भी वहां पर, ठीक। n टोटल कितना हो जाएगा, 12 ना है, सीरियल नंबर को ध्यान देना है ना यहाँ पर, ठीक। n कितना हो जाएगा, 12, ठीक। मान रख देते हैं, क्या मिल जाएगा, 12 + 1/4 क्या मिल जाएगा, 13/4, भागफल कितना है, 4 × 12, 3 + 25, ठीक, एट टर्म। अब ये जो पॉइंट वाला आता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं बताओ, पॉइंट वाले में क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो थर्ड टर्म ना, सी मतलब थर्ड टर्म ना, थर्ड टर्म प्लस 0.25 और फोर्थ टर्म और क्या माइनस थर्ड, ऐसे करते हैं ना। पॉइंट वाला जब भी आएगा तो हमको क्या करना है कि पहला तीसरा को तो लिख लेना है एज प्लस जो पॉइंट वाला है ना उसके जगह पे फिर इसके बीच में आएगा ये चौथा और तीसरा के बीच में आएगा। तो थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा भाई बताओ, थर्ड टर्म कौन सा है, ठीक, 40 है ना, 40 प्लस 0.25, फोर्थ टर्म क्या है 41, 41 माइनस 40, सॉल्व करो कितना आता है 40 प्लस 0.25 यही आएगा, आ जाएगा 40.25। सेम वैसे ही Q3 निकाल लेते हैं, Q3 में क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में मान रखोगे तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम है ना, इसका तो मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो 12 + 1/4 आएगा मतलब वही आएगा फिर से है ना, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.25 कितना आएगा बताओ, 15 3 × 6 7 3 × 9 9.75 यही आएगा क्या, यस सर। अब यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 9th टर्म है ना प्लस 0.75 और 10th टर्म माइनस 9th है ना, 10वां पर माइनस 9वां, क्लियर है ना हिंदी में। यस सर। अब मान रख दो कितना आ जाएगा, 9th टर्म कितना है 43, 43 यस सर। ये है ना 43 प्लस 0.75 10 क्या है 44 माइनस 43 तो ये हो जाएगा 43.75। तो Q1 और Q3 आ गया, फॉर्मूले में मान रख देते हैं तो QD = आ जाएगा Q3 मतलब 43.75 माइनस 40.25 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 0.53 अपॉन में 2 तो एक कम 2 2 7 14 1 + 75 है ना, यस सर। 1.75 आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक, ठीक। एक चीज और यहाँ पर पूछ सकता था क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना ना, एक चीज और पूछ सकता था कोफिशिएंट ऑफ QD, हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, मान रख देते हैं कितना आ जाएगा 43.75
40.25 अपॉन में सॉल्व करो इसको जल्दी से डिवाइड, नीचे प्लस है ऊपर माइनस ना, ऊपर वाला तो सही वही आएगा 3.50 है ना, नीचे वाला प्लस करो कितना तो 0.041, ये हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी या मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 10 का और ना, फाइंड एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक या प्रमाण विचलन ना, दो नाम से जानने जाता है, मानक या प्रमाण विचलन, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको एसडी। ये किसके लिए फॉर्मूला है, इंडिविजुअल श्रेणी ना, और इसमें पहले से लिखा था इंडिविजुअल, अच्छा किसके लिए है ये, शॉर्टकट मेथड ना, क्वेश्चन में पहले से मेंशन था कि हमको शॉर्टकट मेथड से ही बनाना है, लघु रीति विधि, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, इंडिविजुअल को सॉल्व करना है ना, लेकिन यहाँ पर पहले से मेंशन था कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही बनाना है। शॉर्टकट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और dx क्या है, x माइनस a, और a क्या है, एज्यूमिंग मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, एक आ जाएगा x का जो गिवन है, ठीक, क्या क्या है 15 18 13 20 17 10 16 19 22 20, ठीक। यहां निकाल लेते हैं हम लोग dx मतलब x माइनस a। अब एज्यूमिंग मीन हम लोग मान लेते हैं, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं a, ठीक, यानी मेरा लेट a यानी कि एज्यूमिंग मीन कितना हो गया 16। ये कितना भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मानोगे बस टेबल अलग आएगा, बाकी फाइनल आंसर सेम, ठीक है। x माइनस a मतलब 15 माइनस 16 माइनस 1, 18 माइनस 16 2, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 है ना, फिर माइनस 6 0 प्लस माइनस 3, ऐसे आएगा ना, नहीं प्लस 3 आएगा, फिर प्लस 6 प्लस 4। n का बात करेंगे हम लोग, स्मॉल n या कैपिटल n जो भी बोलो उसको, है ना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताए थे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम n किसको लेना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक। बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों में समेशन ऑफ f जो आएगा वही कहलाएगा n, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ निकाल लो समेशन ऑफ dx कितना आएगा 10 आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो है dx का स्क्वायर करना है ना, dx स्क्वायर प्लस 1 4 9 16 1 36 0 9 36 60, समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना आएगा 128 है ना, 128। फॉर्मूले में मान रख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 128 अपॉन में n यानी कि 10 माइनस इसका मान आया था 10 अपॉन में 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा कितना 10 1 जा 10 10 2 जा 12.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3.42। तो ये हो गया हम लोग का एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे शॉर्टकट, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।